हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 13, जो कि हमारा पादप वृद्धि एवं विकास वाला जो हमारा चैप्टर है। जितने भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, वो हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भ्रूण में पाई जाती है, तो भ्रूण में आपको बताना है कि किस प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया कि अंकगणितीय वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है ज्यामितीय वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है कि दोनों यानी कि ए व बी दोनों यानी कि अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि, और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भ्रूण में पाई जाती है तो आपको याद रखना है कि दोनों ए व बी यानी भ्रूण में आपको याद रखना है कि अंकगणितीय और ज्यामितीय दोनों प्रकार की वृद्धि पाई जाती है। किस प्रकार की? दोनों प्रकार की। अगला प्रश्न है कि ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन की यदि बात आती है तो देखिए ऑक्सिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स है, लेकिन यह कैसा हार्मोन्स होता है? तो यह एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन्स यानी कि वृद्धि हार्मोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको करेक्ट करना है, वृद्धि हार्मोन्स। अगला प्रश्न है कि जो जैव वक्रता परीक्षण होता है, जैव वक्रता परीक्षण किसने दिया? तो आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नाम कि वेंट ने दिया था। किसने दिया था? वेंट ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स जो होता है वह प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं होता है? तो प्राकृतिक रूप से पौधों में नहीं होता है ऐसा कौन सा हार्मोन्स है? पादप हार्मोन्स। तो आपको यहां पे याद रखना है 2,4-D। क्या याद रखना है? 2,4-D। अगला प्रश्न है कि बीज प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी कारक है, तो बीज प्रसुप्ति के लिए आपको याद रखना है कि जो कठोर बीज का कवच होता है वही जो है बीज प्रसुप्ति का कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है कि बसंतीकरण की जो प्रक्रिया होती है, बसंतीकरण की प्रक्रिया के लिए प्रेरक हार्मोन्स कौन सा है? मतलब कौन सा हार्मोन्स बसंतीकरण को प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्नेलिन हार्मोन्स। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको जरूर आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है किस पादप हार्मोन्स को 2,4-D के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है ऑक्सिन हार्मोन्स को। अगला प्रश्न है कि जीर्णता के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है? आपने देखा कि वर्नेलिन हार्मोन्स जो होता है यह बसंतीकरण के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जीर्णता के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड यानी कि एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन्स जो होते हैं उनमें ऑक्सिन जो हार्मोन्स है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज आपको याद रखना है कि वेंट ने की थी। किसने की थी? वेंट ने की थी। अगला प्रश्न है कि IAA का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म आपको बताना है। तो IAA का पूरा नाम होता है एंडोल एसिटिक एसिड। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? अर्थात ऐसे हार्मोन्स का आपको नाम बताना है जो कि गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एथिलीन हार्मोन्स, जिसका उपयोग बेसिकली फलों को पकाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किन हार्मोन को तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसको हम तनाव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं? तो आपको याद रखना है एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है कि पौधों में पुष्पन पर ताप का प्रभाव क्या कहलाता है? किसी भी पौधे का यदि पुष्पन हो रहा है, पौधे में यदि पुष्प लग रहे हैं, पुष्पन हो रहा है, उस पर यदि ताप का इफेक्ट या प्रभाव पड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम बसंतीकरण यानी कि वर्नलाइजेशन कहते हैं। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो पौधों में पुष्पन पर जो ताप का प्रभाव होता है वो बसंतीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? तो समय की प्रति इकाई के दौरान आपको याद रखना है यदि बढ़ी हुई वृद्धि होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि दर कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि पुष्पन पर दीप्त काल यानी कि समय का प्रभाव क्या कहलाता है? तो पुष्पन पर आपने देखा कि यदि ताप का प्रभाव पड़ता है तो इसे हम
क्या कहते हैं, बसंतीकरण कहते हैं। लेकिन पुष्पन पर यदि दीप्त काल या समय का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम दीप्त कालिता कहते हैं। तो किसी भी पौधे पर यदि दीप्त काल का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम दीप्त कालिता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चने में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि चने में हमेशा अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि शीर्षस्थ प्रभाविता किन हार्मोन्स से होती है। तो आपको याद रखना है कि शीर्षस्थ प्रभाविता ऑक्सिन हार्मोन्स के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि जो बंद गोभी होती है इसमें जो बेल्टिंग प्रभाव होता है किसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। तो बंद गोभी में जो बेल्टिंग प्रभाव है किसके द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है जिबरेलिन, किसके द्वारा, जिबरेलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन्स वृद्धि को कम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। कौन सा हार्मोन्स, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन्स। अगला प्रश्न है देखिए कि अनिषेक फलन के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स का नाम लिखिए। अनिषेक फलन क्या होता है कि कभी कभी आप देखे होंगे कि बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यही प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन या पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो आप पाएंगे कि अनिषेक फलन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन्स होता है तो वो कौन सा होता है, वो होता है जिबरेलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृद्धि मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। अर्थात वृद्धि मापन यंत्र का नाम लिखना है आपको। तो पौधों की वृद्धि जिस यंत्र के द्वारा मापी जाती है उसे हम ऑक्जेनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है कि फाइटोक्रोम कहां पाया जाता है। तो आपको बताना है फाइटोक्रोम जो है ये पौधों की कोशिका झिल्ली में मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं अर्थात पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 2,4-D का पूरा नाम बताइए। तो 2,4-D में देखिए 2,4 तो वही रहेगा और D का मतलब हो जाएगा डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो यहां पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चैप्टर 13 के, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।